हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का एक और नया टॉपिक जो कि है एनर्जी। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क पढ़ा था, वर्क के टाइप्स पढ़े थे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, और इसके साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे थे। और आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की जो कि होगा एनर्जी, और इसी के साथ में हम काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी सी पढ़ लेंगे, उसका फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि किसी भी तरह का मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स देखने के बाद में किसी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, बस मैग्नेट ब्रेन्स को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारा जो चैनल है, हमारी जो एजुकेशन है, सब तक पहुँचे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक एनर्जी के साथ। एनर्जी के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि भाई एनर्जी क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो आप बोलोगे द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि मेरी जो क्षमता होगी काम करने की वही मेरी एनर्जी कहलाएगी। कैसे? अगर मैं तेज़ी से भागती हुई आ रही हूँ तो आप बोलोगे कि मैम आपका काम देखो, मतलब जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी में समझ लो 100 मीटर का डिस्टेंस है। पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक का 100 मीटर का डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को मैंने बिल्कुल भागते हुए जो है ना कवर किया। तो आप बोलोगे कि मैम आपका वर्क डन देखो कितना ज़्यादा है, कितना बढ़िया है। ठीक है, कुछ ही मिनट्स में आपने 100 मीटर का डिस्टेंस जो है कवर कर लिया, यानी कि आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर मैं बिल्कुल सोते सोते धीरे धीरे जो है ना कछुए की तरह चल के जाऊँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी 100 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, 1 घंटे में मैं ट्रैवल करके आई हूँ, तो आप बोलोगे कि मैम आप में एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, ग्लूकोज पियो। येस और नो? तो हम वर्क डन और एनर्जी को रिलेट करते हैं। आई एम श्योर आपने एक ऐड देखा होगा, गर्मियों के टाइम पे आता है जब ग्लूकॉन डी का ऐड आता है कि एक बच्चा होता है, वो अपने घर से निकलता है खेलने के लिए, साइकिलिंग वगैरह करता है या फुटबॉल खेलता है, तो जब वो आता है घर से बाहर बहुत एनर्जी रहती है उसमें, और फिर क्या होता है, जैसे ही जो है ना सूरज जी आते हैं और वो एक स्ट्रॉ लगा करके उसके सर से पूरी जो है ना उसकी एनर्जी सक कर लेते हैं, तो वो बच्चा बिल्कुल लेज़ी हो जाता है, बिल्कुल जो है ना एनर्जी उसमें चली जाती है। फिर वो ग्लूकोज पीता है तो उसमें एनर्जी आ जाती है, फिर वो बॉल को ज़ोर से किक कर पाता है, साइकिलिंग भी अपनी जो है ना स्टार्ट कर पाता है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब बच्चों हम बोल रहे हैं, हम किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, हम एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। एक सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है एनर्जी की, क्या होती है, द एबिलिटी टू वर्क, हमारे काम करने की क्षमता। यूजुअली अगर हम बोलते हैं कि अगर हमने ज़्यादा वर्क डन किया है तो एनर्जी हम अज्यूम करते हैं कि हमें एनर्जी ज़्यादा है। जैसे कि इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 100 मीटर का जो डिस्टेंस है मैंने कुछ मिनट में कवर कर लिया, ठीक है, तो मेरा वर्क डन काफ़ी अच्छा रहा, तो आपने बोल दिया कि मुझ में एनर्जी है। वहीं अगर मैंने इतने डिस्टेंस में 1 घंटा लगा दिया कवर करने में, तो आप बोलोगे कि मैम आपका वर्क डन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पुअर था, इसलिए आप में एनर्जी भी नहीं है। तो क्या ये जो हम रिलेट कर रहे हैं एनर्जी और वर्क को, सही है? बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है। वर्क या एनर्जी को हम रिलेट कर सकते हैं वर्क डन से, ठीक है। और देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं हम कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में वो कितनी एनर्जी पोजेस करता है, कितने अमाउंट एनर्जी पोजेस करता है, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क, उस अमाउंट का वर्क जो कि वो कर सकता है उसी के बराबर वो एनर्जी, उसी अमाउंट की एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट पोजेस करता है। तो वर्क और अगर एनर्जी को रिलेट कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर इसके बाद में जैसे हमने वर्क पढ़ा था कि वर्क क्या होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है उसे। उसी तरह से हमारी जो एनर्जी है वो भी कैसी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी ही होती है, ठीक है। अब इसकी ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं। हमने इतना ज़्यादा रिलेट कर दिया है वर्क और एनर्जी को कि अगर वर्क अच्छा होगा, वर्क डन अच्छा होगा तो एनर्जी भी अच्छी होगी, वर्क डन अच्छा नहीं होगा तो एनर्जी भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं, और वर्क और एनर्जी दोनों ही क्वांटिटीज़ कैसी हैं, स्केलर हैं, तो इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि एनर्जी की यूनिट भी कैसी है, वर्क के ही जैसी है। वर्क की यूनिट क्या होती है भाई, अभी अभी पढ़ के आए हैं हम, बताओ जल्दी से, जूल्स होती है। तो क्या हम एनर्जी को भी बोलेंगे कि एनर्जी की ऐसा यूनिट भी जूल होती है?
बिल्कुल होती है। यानी कि वर्क और एनर्जी में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, काफ़ी रिलेट करते हैं वो लोग एक दूसरे से। जहाँ पे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क की डेफिनेशन क्या होती है कि जब एक फोर्स मोशन प्रोड्यूस करे या मोशन कॉज करे उसे हम बोल देते हैं वर्क, है ना। सेम डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है फोर्स के एप्लीकेशन के बाद, तो हम बोलेंगे वहाँ पे वर्क हुआ है। और उसी वर्क को हम रिलेट करते हैं एनर्जी के साथ कि भाई वो वर्क, उस काम करने की जो क्षमता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, एनर्जी। तो एक ऑब्जेक्ट में कितनी अमाउंट की एनर्जी होगी, उतनी ही उसमें एनर्जी होगी जितना कि वो उसमें अमाउंट ऑफ वर्क वो कर सकता है। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, या सपोज मैं अगर x वर्क कर सकती हूँ, ठीक है, x अमाउंट का वर्क कर सकती हूँ, तो मुझ में एनर्जी कितनी होगी, मुझ में एनर्जी भी कितनी होगी, x ही होगी। फिर इसके बाद में हमने बोला कि एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और हमने देखा कि इसकी जो ऐसा यूनिट है ना वर्क एनर्जी की, वो हम बोलते हैं कि वर्क वाली ही ऐसा यूनिट है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एनर्जी की यूनिट क्या है बच्चों, जूल्स है। लेकिन कभी कभी आपने किसी क्वेश्चन में इसमें आप देखोगे कि किलो जूल्स में जो है ना एनर्जी को, बेसिकली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको पूछा गया है कि एनर्जी इतनी दी है, मास निकालो या वेलोसिटी निकालो, तो वहाँ पे जो है ना किलो जूल्स ऐसा यूनिट उसकी लिखी रहती है। तो किलो जूल्स और जूल्स में ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, एक ही बात है, बस जो बिगर यूनिट्स होती है ना, इधर देखो, द बिगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड किलो जूल्स। ठीक है, जो बिगर यूनिट्स होती है एनर्जी की उसे हम किलो जूल कहते हैं। तो रिलेशन क्या है जूल्स और किलो जूल्स में, तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, एनर्जी की, वर्क वाली ही है, जूल्स ही है। लेकिन एनर्जी कभी कभी आप देखोगे न्यूमेरिकल्स में किलो जूल्स में एनर्जी जो है ना गिवन होती है, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी की जो बड़ी यूनिट्स होती हैं, बिगर यूनिट्स होती हैं, उसी को हम कहते हैं किलो जूल। तो किलो जूल और जूल में रिलेशन क्या है, तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स। इसको हमेशा याद रखना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एनर्जी आपसे पूछी जाती है और इसके बारे में बोला जाता है कि इसको किलो जूल्स में आपको जो है कन्वर्ट करना है, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 किलो जूल में कितने जूल्स होते हैं, 1000 जूल्स होते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने नोट्स में एक डब्बा बना के उसके ऊपर कर लो स्टार मार्क। आई बात समझ में? चलो, अब इसके बाद में देखो एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की होती है यार। कौन कौन सी होती है? एक तो मैकेनिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को मिला दो तो बन जाएगी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट को उसके शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन या मोशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ऑब्जेक्ट को उसके शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन के लिए जो एनर्जी चाहिए है। अगर मैं खड़ी हूँ यहाँ पे तो मुझे एनर्जी चाहिए है, मैं यहाँ पे अगर बैठ जाऊँगी तो भी मुझे एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट अगर मैं रेस्ट स्टेट में चली जाऊँगी तो भी मुझे एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे हमारे अपकमिंग वीडियोस पे। पहले आप ये समझिए कि मैकेनिकल एनर्जी में आता क्या क्या है। तो मैकेनिकल एनर्जी में सबसे पहला है पोटेंशियल एनर्जी, स्टेट और शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन के लिए चाहिए है। दूसरी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट को उसके मोशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें फोकस करना है इन दोनों पे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल पे। बाकी आप देख लो, नाम समझ लो कौन कौन से होते हैं। केमिकल एनर्जी, केमिकल्स से जो एनर्जी डिराइव होती है उसे हम बोल देते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी आप बोल सकते हो जैसे कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो होती है, कंबशन वगैरह, जहाँ पे हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो वहाँ से आपको केमिकल एनर्जी मिलेगी। फिर लाइट एनर्जी होती है, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसे भी होती हैं जहाँ पे लाइट जो है ना इवॉल्व होती है। ठीक है, तो उस टाइप पे आपको क्या मिलेगी? लाइट एनर्जी मिलेगी। फिर साउंड एनर्जी, ठीक है, अभी जो मैं बोल रही हूँ इस वक्त उसके थ्रू जो एनर्जी निकल रही है वो साउंड एनर्जी है। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो यार चार्जेस से मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज हैं जिसके नाम आपको पता होना चाहिए, लेकिन अभी इस चैप्टर में हमें सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पे फोकस करना है। तो आई होप जो अभी तक हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा हो वो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसकी,
उसे हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी। हम मैकेनिकल एनर्जी में से सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? एक ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो उसकी एनर्जी हुई, या हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। फिर हम बोलते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस विच इज़ मूविंग पोजेस काइनेटिक एनर्जी। सही बात है भाई, काइनेटिक एनर्जी आ कहाँ से रही है? ऑब्जेक्ट के मोशन से ही तो आ रही है। अब हमारे आसपास जितनी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई कार ले लो, ठीक है, एक कोई ह्यूमन बीइंग ले लो जो हमारे अगल बगल से चल रहा हो, दौड़ रहा हो, ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट में क्या होगी? उसकी एक काइनेटिक, मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या होगी? उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी रहेगी। आई बात समझ में? तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी हम बोलते हैं कि वो एनर्जी है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की उसके मोशन के कारण है, या उसको अपने वो पर्टिकुलर जो बॉडी है उसको मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का मैं एक फॉर्मूला डिराइव करती हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी और मास के साथ रिलेट करना चाहती हूँ। तो क्या मैं कर सकती हूँ रिलेट? चलो देखते हैं। इसके पहले अभी हम क्या पढ़ के आए हैं कि एनर्जी किसके बराबर होती है? एनर्जी हम बोलते हैं कि वर्क डन के बराबर होती है। भाई एनर्जी की डेफिनेशन में ही आ गया, द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता जो होती है वही कहलाती है क्या? एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी तो टाइप ही है, काइनेटिक एनर्जी भी एक टाइप है एनर्जी का। तो अगर हम एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं वर्क डन से, तो क्या हम काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं वर्क डन से? बिल्कुल कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी भी रिलेटेड होती है बच्चों किस चीज़ से? वर्क डन से। अब इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, कैसे उसे हम वेलोसिटी या मास के साथ रिलेट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक मेरे आगे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं पॉइंट ए से आकर के, ठीक है, और ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पे जो है एक ब्लॉक रखा गया है। मैं इस पॉइंट ए से आ रही हूँ और बहुत स्पीड में आ रही हूँ, दौड़ते हुए आ रही हूँ। दौड़ते दौड़ते मैं पॉइंट बी पे आई, पॉइंट बी पे रखा हुआ था ब्लॉक, मैंने उसको जाकर के धक्का दे दिया। मतलब मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स अपने हाथों से धक्का नहीं दिया है। क्या हुआ कि मैं पॉइंट ए से भागते हुए आ रही थी। ऐसा आप समझ सकते हो कि जैसे ऑब्वियस सी बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम दौड़ते हुए जाते हैं किसी जगह पे, बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो ना चाहते हुए भी हमारा उस पर धक्का लग जाता है ना। ये केस वही वाला है। मैं पॉइंट ए से दौड़ती हुई आ रही थी, दौड़ते दौड़ते मैं जैसे ही पॉइंट बी पे पहुंची, पॉइंट बी पे रखा हुआ था क्या? एक ऑब्जेक्ट, जिसको मेरा धक्का लग गया। धक्का लगने से क्या हुआ? ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो गया और पॉइंट सी तक आ गया। अच्छा, अब मैं दूसरी कंडीशन ले रही हूँ। दूसरी कंडीशन में क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ए ही है, बी पर ही रखा हुआ है मेरा ब्लॉक, लेकिन अब क्या हुआ? अब मैं थोड़े से धीमे धीमे आ रही हूँ, यानी कि स्लोली मैं आ रही थी, बिल्कुल कोई मैं बहुत तेज़ नहीं दौड़ रही थी, ठीक है, मैं आ रही थी और जैसे ही मैं पॉइंट बी पे आई, मैंने थोड़ा सा जो है ना धक्का दिया उस ब्लॉक को, जिसकी वजह से अब मेरा जो ब्लॉक है ना वो पॉइंट सी पे आया। पहले में क्या हो रहा था? पहले केस में मैं खूब ज़ोर से हाई स्पीड के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ जो है ना मैं दौड़ती हुई आ रही थी, और जैसे ही मैं पॉइंट बी पे पहुंची, पॉइंट बी पे रखा था ब्लॉक, मैंने उसको धक्का दे दिया। धक्का देने से क्या हुआ? मेरा ब्लॉक जो है ना डिस्प्लेस कर गया। कहाँ? पॉइंट सी पे डिस्प्लेस कर गया। दूसरे केस में क्या हुआ कि मैं आ रही थी, बहुत स्पीड में नहीं रही थी, मेरी वेलोसिटी कम थी। वेलोसिटी कम होने से के कारण क्या हुआ? जैसे मैं पॉइंट बी पे पहुंची, मेरा धक्का तो उस ब्लॉक को लगा, लेकिन वो जो ब्लॉक है ना उसका डिस्प्लेसमेंट कम हुआ। कहाँ पहुंचा? वो सिर्फ पॉइंट डी पर ही पहुंचा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों ही केसेस में आपको वो जो ब्लॉक है ना उस पर वर्क डन निकालना है, ठीक है, दोनों ही केसेस में आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वर्क डन का फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए कि भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैल्यूज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि पहले केस में जब मेरा धक्का ज़ोर से लगा था उसको, तब मेरा ब्लॉक जब सी पॉइंट पे पहुंचा था डिस्प्लेस होके, तब वर्क डन ज़्यादा था, या दूसरे केस में जहाँ पे मेरी वेलोसिटी कम थी, ठीक है, मेरा धक्का भी उतना स्ट्रांग नहीं था और वो जो ब्लॉक है सिर्फ पॉइंट डी तक ही डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क डन ज़्यादा कहाँ हुआ बच्चों? वर्क डन ज़्यादा हुआ फर्स्ट वाले केस में। क्यों? क्योंकि फोर्स भी बढ़िया ज़्यादा लगा था और डिस्प्लेसमेंट भी देखो पॉइंट सी तक पहुँच गया था मेरा ब्लॉक।
और दूसरे केस में वर्क डन कम क्यों है? पहली बात तो मेरा धक्का कम लगा, और दूसरी बात जितना भी धक्का लगा उसके हिसाब से मेरा जो ब्लॉक है वो सिर्फ डी पॉइंट तक ही आ पाया, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया कम। फोर्स ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, तो बाय द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन भी कैसा होगा बच्चों? ज़्यादा होगा। अगर फोर्स कम है, डिस्प्लेसमेंट भी कम है, तो बाय द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ रहे हो। बच्चों हम काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी हमने एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन समझ ली कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या होती है। ये वो एनर्जी होती है जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपने मोशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, या उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसमें, उसे हम कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं चल रही हूँ तो मेरे मोशन के कारण मुझ में एक एनर्जी है, वो एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी है। इसीलिए हमने बोला कि हमारे आसपास जो भी मूविंग चीज़ें हैं, चाहे वो एक एनिमल ले लो, ठीक है, कोई ह्यूमन बीइंग ले लो, या कोई एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ले लो, गाड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उनके पास एक उनकी काइनेटिक एनर्जी है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई? अब काइनेटिक एनर्जी को हम डिराइव करना चाह रहे हैं। डिराइव हम कैसे करते हैं? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और उसके मास से हम रिलेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमने क्या किया कि हाँ, हमने काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी है वो वर्क से रिलेट करती है, वर्क डन से रिलेट करती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? टाइप ही तो है एनर्जी की, तो हमने काइनेटिक एनर्जी को भी रिलेट कर दिया वर्क डन से, ठीक है। दो केसेस मैंने आपके सामने रखे। पहला केस क्या था कि मैं ए पॉइंट से जो है ना दौड़ती हुई आ रही थी, पॉइंट बी पे रखा हुआ था मेरा एक ब्लॉक, ठीक है। मैं ए पॉइंट से खूब तेज़ हाई वेलोसिटी के साथ दौड़ती हुई आ रही थी। पॉइंट बी पे जैसे ही मैं पहुंची, मुझसे क्या हुआ, जो ब्लॉक रखा हुआ था उस पर एक धक्का लग गया। धक्का लगने से क्या हुआ, वो ब्लॉक डिस्प्लेस कर गया और पॉइंट सी पे आ गया। फिर मैं दूसरा केस मैंने कौन सा लिया कि मैं भाग रही हूँ लेकिन मेरी वेलोसिटी जो है ना बहुत कम थी, मैं धीरे 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 भागते हुए आ रही हूँ। ब्लॉक बी जैसे ही पॉइंट बी पे मैं पहुँची, ब्लॉक रखा हुआ था, उस ब्लॉक को मैंने थोड़ा सा कम धक्का लगाया। क्यों? क्योंकि मेरी वेलोसिटी कम थी ना, तो धक्का भी उसको थोड़ा कम लगा। धक्का लगने से क्या हुआ, ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ लेकिन कम हुआ। किस पॉइंट पे पहुंचा? डी पॉइंट पर ही पहुंच पाया। अब मैंने आपसे पूछा था कि बच्चों दोनों ही केसेस में, ब्लॉक के केसेस में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वर्क डन किस केस में हुआ है? ब्लॉक के ऊपर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट केस में क्या हुआ था? फर्स्ट केस में हम बोल रहे हैं कि फोर्स, धक्का मैंने ज़्यादा लगाया था जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट भी जो है ना ऑब्जेक्ट की ज़्यादा हो गई। तो जब फोर्स ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, तो वर्क डन भी क्या होगा बच्चों? फर्स्ट केस में ज़्यादा ही होगा। सेकेंड केस में क्या हुआ, मैं थोड़ी कम वेलोसिटी के साथ आ रही थी तो मेरा धक्का थोड़ा कम लगा। कम धक्का लगने के कारण क्या हुआ, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी कम हुआ। तो इस केस में वर्क डन कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो भाई वर्क डन इन फर्स्ट केस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन द सेकेंड केस। आई होप इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं हो, ठीक है। मेरा वर्क डन कम क्यों हुआ या क्यों ज़्यादा हुआ? मेरी वेलोसिटी के कारण। मेरी वेलोसिटी फर्स्ट केस में ज़्यादा थी इसलिए धक्का ज़ोर से पड़ा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ, इसलिए वर्क डन उस ऑब्जेक्ट पे, उस ब्लॉक पे ज़्यादा हो गया। सेकेंड केस में मेरी वेलोसिटी कम थी, वेलोसिटी कम होने के कारण जो फोर्स मैंने लगाया था ब्लॉक पे, धक्का जो लगाया था वो कम हो गया, जिसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट भी कम हो गया और वर्क डन भी कम हो गया। तो मैं बोल सकती हूँ कि अब मेरा जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है मेरी वेलोसिटी के ऊपर। अभी अभी हमने क्या बोला कि वर्क डन रिलेट करता है किसके साथ? काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि अगर वर्क डन रिलेट करता है काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी रिलेट करेगी वेलोसिटी के साथ? बिल्कुल करेगी। यस और नो? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी के साथ कर दिया रिलेट, कि अगर भैया मेरी वेलोसिटी होगी ज़्यादा, वर्क डन हो जाएगा ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी ज़्यादा। कर दिया मैंने रिलेट। कैसे किया है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की उससे किया है, ठीक है। चलो एक रिलेशन प्रूव हो गया, अब दूसरे को मैं करती हूँ। दूसरा रिलेशन क्या है? मास का है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लॉक था ये काफ़ी हैवी हमने लिया है, ठीक है। सपोज 100 kg का, ठीक है, ये 100 kg का ब्लॉक था मेरे पास, ठीक है। अब क्या हुआ, अब फिर से मैं जो है ना एक केस ले रही हूँ जहाँ पे मैं एक 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ आ रही हूँ, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मैं जैसे ही आई, मैंने इसको धक्का दिया, तो क्या मैं इस 100 kg के ब्लॉक को धक्का दे पाऊँगी?
नहीं दे पाऊंगी। क्यों? क्योंकि इसका मास देखो कितना ज़्यादा है। येस और नो? इसका मास है कैसा? ज़्यादा। तो इस पे वर्क डन क्या ज़्यादा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि बेसिकली अगर किसी क्योंकि हम बोल सकते हैं ना कि मास ज़्यादा है, तो हम उस पर अगर हमें उसको मूव कराना है, अगर हमें उसका डिस्प्लेसमेंट कराना है, तो हमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ में आ रही थी, मैंने फोर्स लगाया, उस पर धक्का लगाया, लेकिन वो हिला नहीं। क्यों नहीं हिला? क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा था। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है और हमें उसको डिस्प्लेस कराना है, कैसे डिस्प्लेस होगा? फोर्स लगाने से ही डिस्प्लेस होगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है ज़्यादा, उस पर फोर्स लगेगा ज़्यादा, तभी जाकर के वो डिस्प्लेस होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि उस पर वर्क डन हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मास ज़्यादा था। तो अब हमने क्या किया? वर्क डन को हमने रिलेट किया मास के साथ, कि भैया अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसको डिस्प्लेस कराने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि हमें वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। और वर्क डन को हम रिलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी भी हो गई मास के रिलेशन में। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये 100 केजी का हमने लिया था, अगर हम 1 केजी का ब्लॉक लेते तो 1 केजी का ब्लॉक तो हल्का होता है, उसका मास कैसा होता है? कम होता है। तो उस पर वर्क परफॉर्म, उसको हम डिस्प्लेस कराने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, वर्क डन भी उस पर कम होता। वर्क डन कम होता तो क्या होता? उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हो जाती कम। तो इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी को मास के साथ रिलेट कर दिया ऑब्जेक्ट की, और उसकी वेलोसिटी के साथ रिलेट कर दिया। कोई डाउट तो नहीं है इसमें आपको? चलो अब हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं ज़रा हम वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि रेस्ट पे आने के पहले एक मूविंग ऑब्जेक्ट जितना काम कर सकता है वही क्या कहलाती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब देखो ये एक बॉल थी मेरे पास जिसका मास है कितना? स्मॉल एन। ठीक है, ये हम बोलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u से आ रही थी, इस पर फोर्स अप्लाई किया गया, ये हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस हो गई। डिस्प्लेस जब हुई तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। एक बॉल थी जिसका मास था कितना? m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के कारण क्या हुआ? वो डिस्प्लेस हो गई बॉल, और उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी? v। इतनी चीज़ आई आपको समझ में? चलो अब आगे का कहानी क्या है? हमको पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स को हम और कैसे लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमको क्या पता है कि चलो ठीक है, हमको बेसिकली वर्क डन निकालना है उस बॉल के ऊपर, तो वो आ जाएगा हमारे फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें क्या चाहिए है? हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए है। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एस की वैल्यू निकाल देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब ये जो हमारी s की जो वैल्यू आई है ना बच्चों, इसको हम रख देंगे कहाँ? हमारे इसी फॉर्मूला में। तो ये कितना हो जाएगा? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए, और यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या निकाली है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। तो ये a इससे कट गया। ठीक है, तो w इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? मास इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर मेरी जो बॉल थी अगर वो रेस्ट पे होती तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती बच्चों? 0 होती। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाल दिया? 0 का स्क्वायर कर दो तो कितना जाएगा? 0। तो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2, और इसी वर्क डन को मैंने क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव। अब जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना तो इसी न्यूमेरिकल से, इसी फॉर्मूले से आपको सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। क्या करा हमने इसमें? सिंपल था, हमने जो है एक बॉल ली थी, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी, यानी वो हम समझ लो कि वो रेस्ट पे थी। उस पर फोर्स F अप्लाई किया गया। उस बॉल का मास कितना था? m था। जैसे ही उस पर फोर्स अप्लाई किया उसमें क्या हुआ? थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि उसकी वेलोसिटी हो गई अब v। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें हमने क्या किया?
हमको क्या निकालना है, उस बॉल पे कितना वर्क किया गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हम कहाँ से निकालेंगे, बाय द फॉर्मूला न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्यों, क्योंकि हमें बॉल की इनिशियल वेलोसिटी पता है 0, फाइनल वेलोसिटी है उसकी v, और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है s। ठीक है, तो हमने इस तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने s की वैल्यू निकाल दी। इसी s की वैल्यू को हमने कहाँ पुट कर दिया, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, W इज इक्वल्स टू हाफ mv²। और यही वर्क डन क्या है बच्चों, यही वर्क डन है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इस फॉर्मूले को रखिएगा आप हमेशा याद, ये आएगा न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी समझ में आई होगी। अब बच्चों क्या करो, आप मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी ऑफिशियल साइट जो है magnetbrains.com, उसको विजिट करो, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में अरेंज्ड मिलेंगे, और साथ ही साथ चैप्टर्स के नोट्स भी मिलेंगे। सो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।